हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा जी जी के सेंटर पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? आपका ऑप्शन है ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का शासक कौन था। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कब थी। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी दिसंबर 1600 ईस्वी में। अब दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत का शासक कौन था? तो सबसे पहले दिसंबर 1600 ईस्वी में उस समय भारत पर किसका शासन चल रहा था दोस्तों? तो उस समय भारत पर मुगल वंश का शासन चल रहा था। हम लोग जानते हैं कि मुगल वंश भारत पर 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक शासन किया, जिसमें 1526 में मुगल वंश का पहला शासक बाबर बना था। बाबर कब तक रहा? 1526 से 1530 तक। उसके बाद 1530 से 1556 ईस्वी तक उसका बेटा हुमायूं शासक बना। फिर 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर रहा। मतलब अकबर 1556 में बना शासक, मुगल वंश का तीसरा शासक था अकबर, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। और हमने अभी बताया ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1600 ईस्वी में। और अकबर कब से कब तक शासक रहा? 1556 से 1605 ईस्वी तक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत पर किसका शासन था? अकबर का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। दोस्तों, अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। इसके बाद शासक कौन बना? इसके बाद इसका बेटा जहांगीर शासक बना, जो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो जहांगीर से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये ध्यान में रखना। उसके बाद 1627 ईस्वी में जहांगीर के बाद शासक कौन बना? शाहजहां। इसका बेटा शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल के दौरान ही लाल किला और ताजमहल का निर्माण हुआ था। तो शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और शाहजहां के के बाद शासक कौन बना था 1698 ईस्वी में? औरंगजेब। अब औरंगजेब से एक प्रश्न पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखिए, सारे चारों ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। चलिए आज के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका दूसरा प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए मैरी एंडरसन, ऑप्शन बी वर्जीनिया एपगार, ऑप्शन सी विलियम हार्वे, ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्यूलिजन। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो आप ध्यान में रखिएगा, रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसने? विलियम हार्वे ने। चलिए आज के आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका तीसरा प्रश्न है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1512, ऑप्शन बी 1515, ऑप्शन सी 1510, ऑप्शन डी 1516। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। उसके बाद उस पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आए थे, याद रखना है। तो पुर्तगाली तो सबसे पहले 1510 में ही आ गए थे। 1510 में उसने सत्तारूढ़ बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीनकर गोवा पर कब्जा कर लिया था। कौन? पुर्तगाली। और सबसे लास्ट में गए कौन? पुर्तगाली। अंग्रेज तो हमें आज़ाद करके 15 अगस्त 1947 को ही चले गए थे, लेकिन क्या 15 अगस्त 1947 को भारत का कब्जा गोवा पर हुआ था? नहीं। तो गोवा पर कब कब्जा किया गया? 19 दिसंबर 1961 को। इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। तो हमें याद रखना है कि गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया? 1510 में। लेकिन पुर्तगालियों से आज़ाद कब कराया गया? 1961 में। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? दोस्तों, तो गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1510 ईस्वी में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका चौथा प्रश्न है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी विनायक सावरकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी भगत सिंह। दोस्तों, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विनायक सावरकर।
दोस्तों, सावरकर जी ने अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 ईस्वी में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन करना, ब्रिटिश शासन के विरोध जानना। ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? विनायक सावरकर जी ने। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके बाद 1953 में सावरकर जी ने इस समाज की समाप्ति की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी वो उद्देश्य पूरा हो चुका है, अतः इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं रही। तो ध्यान में रखिएगा, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? विनायक सावरकर जी ने। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका 5वां प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? आपका ऑप्शन है ए जेबी डनलैप, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी जेम्स सीमेंस, ऑप्शन डी पीटर हारग्रेव्स। दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी में भी और रेलवे में भी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल वही हैं जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दी जाती है प्रत्येक साल। तो नोबेल पुरस्कार की बात आ गई है तो हम बात करते हैं, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था। किसकी रचना के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। इनफैक्ट दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं, एशिया के भी प्रथम व्यक्ति थे और भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके बाद अमर्त्य सेन को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जो कि भारतीय ही हैं, जिन्हें 1998 में मिला था। उनसे पहले डॉक्टर सीवी रमन जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका 6ठा प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए नागरिकता, ऑप्शन बी संघ और उसके प्रांत, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी प्रस्तावना। दोस्तों, पूछा गया है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। तो हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि भाग 3 का संबंध किससे है। दोस्तों, भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से। इससे पहले हम लोग जानते हैं भाग 1 का संबंध किससे है। तो भाग 1 का संबंध है संघ और उसके प्रांत से। भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से। और भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार का स्रोत देश कौन सा है। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार शामिल किया गया है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंड सब ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है प्रस्तावना। तो क्वेश्चन पूछेगा, हमारे संविधान निर्माताओं की सोच संविधान में कहाँ झलकती है? तो कहाँ झलकती है? प्रस्तावना में झलकती है। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है। इस सारे चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। तो हमारा क्वेश्चन था भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आज का आपका 7वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? आपका ऑप्शन है ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, तो उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। तो यहाँ से दोनों प्रश्न को हमको ध्यान में रखना है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। जब क्वेश्चन पूछे भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। चलिए ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी में दिख रहा है एक अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में कि अटॉर्नी जनरल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 76। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आज का आपका 8वां प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय डैश दे। दोस्तों, आपका ऑप्शन है ए अप्सरा, ऑप्शन बी दुर्गा अग्रवाल, ऑप्शन सी मिहिर सेन, ऑप्शन डी आरती शाह।
दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ही लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। दोस्तों जब प्रथम भारतीय बोले तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिहिर सेन। अच्छा, मिहिर सेन जी ने कब तैरकर पार किया था इंग्लिश चैनल को? 1958 में। इंग्लिश चैनल दोस्तों फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच है, जिसके चैनल को इंग्लिश चैनल कहा जाता है। तो 1958 में मिहिर सेन जी ने तैरकर पार किया था। इसके जस्ट एक साल बाद आरती शाह ने पार किया था इंग्लिश चैनल को तैरकर। तो क्वेश्चन यहाँ से दोनों ध्यान में रखने हैं। क्वेश्चन पूछे अगर प्रथम भारतीय कौन थे तो मिहिर सेन, लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, आरती शाह। तो दोनों यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रथम भारतीय या प्रथम भारतीय पुरुष बोले मिहिर सेन, और प्रथम भारतीय महिला बोले तो आरती शाह। मिहिर सेन जी ने कब गया था? 1958 में। आरती शाह जी ने 1959 में। तो दोनों प्रश्न यहाँ से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय को हो जाएगा ऑप्शन सी, मिहिर सेन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज का आपका 9वां प्रश्न है, सूर्य का प्रमुख तत्व डैश है। दोस्तों आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी सिलिकॉन। देखिए दोस्तों सूर्य जो है उसका प्रमुख तत्व कौन कौन है? तो सबसे पहले 71% उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। उसके बाद लगभग 26% हीलियम है। उसके बाद 2.5% के आसपास अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो हमने देखा 71% हाइड्रोजन, 26% हीलियम, 2.5 से 3% तक अन्य तत्व। तो प्रमुख तत्व पूछा, प्रमुख तत्व होता है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो 71% हमने सबसे ज़्यादा क्या बताया? हाइड्रोजन। तो सूर्य का प्रमुख तत्व क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हीलियम और 2.5% के अलावा अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया सूर्य का प्रमुख तत्व क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का आपका 10वां प्रश्न है, साहित्य में भारत के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी ऊपर अल्फ्रेड नोबेल वाले प्रश्न में। आपका ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 ईस्वी में। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में। किस रचना के लिए? गीतांजलि के लिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। आपको ऑप्शन बी में देख रहे हैं अमर्त्य सेन, इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में। ऑप्शन सी में दिख रहा है सीवी रमन, इनको कब मिला? 1930 में। किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में। किस खोज के लिए? रमन इफेक्ट की खोज के लिए। रमन इफेक्ट का संबंध किससे है? प्रकाश से। चूंकि इनके द्वारा रमन इफेक्ट की प्रकाशित किस तारीख को किया गया था? 28 फरवरी को। इसलिए 28 फरवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी जी देख रहे हैं ऑप्शन डी में, इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति के क्षेत्र में। कब मिला? 2014 में। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज का यह अंतिम प्रश्न था। तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।